मौजूद हैं राइट टाउन स्थित एक शिक्षण संस्थान में और हमारे साथ मौजूद हैं तमाम युवा जो एक बार वोट कर चुके हैं या इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, सरकार से, वर्तमान सरकार से इनकी क्या शिकायतें हैं और आने वाली सरकारों से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इनकी कसौटी में जो सरकार है जो वर्तमान में चल रही है वो खरी उतरी है, इन तमाम बातों को जानने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि इस समय जो वर्तमान में सरकार है, क्या आप उसके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? सर कुछ हद तक देखा जाए तो संतुष्ट हैं, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट है उसमें उनके होने से काफ़ी देश में तरक्की हुई है। देश में बहुत से काम जो पहले 2 दिन में होते थे, 4 दिन में होते थे, आज वो घंटों में हो रहे हैं। मतलब आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से। आपको क्या लगता है कि आप भी इनसे सहमत हैं? जी हाँ, क्योंकि जो मोदी जी ने जो डिजिटलीकरण हो रहा है ना, उससे किसानों को भी फायदा हो रहा है और युवाओं को भी। तो कुछ हद तक तो ठीक है, पर जैसे कि इस बार चुनाव में हुआ कि एक ही बार में सरकार पलट गई, तो लोगों को जो वोट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए और सोच समझ कर वोट देना हो। सोच समझकर वोट देना चाहिए। क्या वाकई में काम हुआ? कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आप कितना सहमत हैं? देखा जाए तो मतलब पास्ट देखा जाए, इसके पहले मतलब जितने भी वो रहे तो उनसे अच्छा तो इस बार का मतलब देखा गया मतलब। अच्छा, और सरकार जो है उनके काम की मूल्यांकन करते हुए ये इस सरकार को बेहतर मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में आप संतुष्ट हैं इस सरकार से कि या कुछ शिकायतें हैं? हाँ सर, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो मोदी जी आए हैं तो पहले से अच्छा काम हो रहा है। जैसे पहले की पार्टी थी और अब की, पर लोगों को मतलब देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा है, मतलब उसके हिसाब से देना चाहिए वोट। निश्चित रूप से युवा वर्ग जो है जागरूक है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी है कि सरकार के कार्यकाल का आंकलन करके ही वोट करना चाहिए। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं कि सरकार के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं कि या कुछ शिकायत है? सर, सरकार के कार्यकाल से थोड़ा संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सही तरह से योजना लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण यही रहा कि कमलनाथ जी की सरकार बनी है इस साल, और अभी भी हो सकता है पलटी हो जाए कुछ थोड़ा बहुत। मतलब कहीं ना कहीं गलती रही तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा है, ये युवा वर्ग के लोगों का ये भी मानना है। आपको क्या लगता है, कुछ खामियां हैं सरकार की या क्या शिकायत है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में कुछ खामियां, यदि हम पहले 4 सालों की बात देखते हैं, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, तो उनके पहले के रिकॉर्डों को यदि देखा जाए तो उससे कुछ ऐसे फायदे सामने नहीं आए। जो एयर स्ट्राइक हुआ है पुलवामा घटना के बाद, क्या उसका लाभ मिलेगा बीजेपी को? सर उसका लाभ उसके पहले जो है ये कदम उठाया गया है, इसके पहले सरकार को थोड़ी सावधान रहना था, इसकी जानकारी मिल गई थी पहले से, तो बीजेपी को थोड़ी सावधान रहना था। यह जो हमला हुआ है इसमें इतने लोग घायल हुए हमारे देश के, इसके लिए कुछ अलग मुद्दा उठाया जाना था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक बर्निंग जो है मुद्दा, लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो छात्राएं भी हैं वो भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पुलवामा घटना हुई उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इसी का बहुत कुछ फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि उन लोग इसको ही बेस करके अभी के इलेक्शंस में लड़ रहे हैं। आपको भी क्या यही लगता है कि एक जो राष्ट्रवाद का है जो मुद्दा वो इस समय बहुत गरमाया हुआ है और उसका फायदा उठा रही है भाजपा? जी ले सकते, क्योंकि इंडिया के लोग जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसको बेसिस करके वोटिंग मिल सकती है। आप सहमत हैं इससे? हाँ, अगर बीजेपी अच्छे से अपनी स्पीच में उसको प्रोजेक्ट करे तो फायदा हो सकता है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि और भी कुछ मुद्दे हैं जो जरूरी हैं और जिसका जो है समय समय पर उठना चाहिए? आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आप बताएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों को उनके पहले जो 5 सालों में किया उसके हिसाब से वोट देना चाहिए, ना कि जो भी एयर स्ट्राइक उसको बेस करके वोट नहीं देना चाहिए। मतलब काम के आधार पर? हाँ, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि अगर हम यूथ की बात करते हैं तो फिर रोजगार का सवाल उठता है। आप भी स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि रोजगार देने में सरकार सफल रही है? हाँ, काफ़ी हद तक सफल रही है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है और बेरोजगार भी हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगार इसलिए है क्योंकि शिक्षा की वजह से, जो मतलब इंडिया का जो शिक्षा लेवल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि मतलब 12th तक अच्छा शिक्षा लेवल होता तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती और हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। आपको क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दों में से कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में जिसको लेकर लोग वोट करेंगे?
बड़े मुद्दों में से ये वाला मुद्दा सरकार को नहीं उठाना चाहिए। जो भी स्ट्राइक का मुद्दा आया ये सरकार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनका ये होता ही है कि उनको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, मगर ये नहीं होता कि मुद्दा बना ले वोट बैंक का, तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन इस पे ध्यान देना चाहिए, जो कि आजकल बेसिक नीड है लोगों की। हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो आपको लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया है? अभी ये जो केस हुआ है, मतलब राष्ट्रवादी, मतलब ये पुलवामा वाला जो केस हुआ है उसको वोट बैंक बना दिया गया है। ना ही इकोनॉमिक सर्वे आया है ना कुछ आया है, और देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी काफ़ी कुछ पूरा पैसा लौट के आ गया है। तो मोदी जी कंपैरेटिवली तो अच्छी है राहुल गांधी की सरकार से, पर फिर भी उनको बहुत कुछ करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और देखा जाए तो नोएडा में सिर्फ एक ही उनने वो खोली है अपनी फैक्ट्री, और वो भी सैमसंग करके, और उसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो छोटे दर्जे के लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्किल्स चाहिए जो है नहीं। एक स्किल रोजगार की बात करें तो जो कौशल विकास केंद्र बहुत सारे ऐसे खुले हैं जहां तकनीकी शिक्षा दी जाती है, क्या उसका वाकई में लोगों को लाभ मिल रहा है? यूथ को लाभ मिल रहा है, पर स्टार्टिंग से हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है पूरा, मतलब बेसिक जो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इतना अच्छा नहीं है कि आगे जाके लोग तरीके से उसका फायदा उठा पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो अगर आप वोट देने जाती हैं तो आप क्या सोच कर जाएंगी? क्या आपके दिमाग में रहेगा? किस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मेन जो उन्होंने हमारी फुलफिलमेंट की है बेसिक, मतलब मेन उनका ये होना चाहिए मोटिव कि बेसिक जो सबसे नीचे जो ग्राउंड लेवल तक उनकी जो योजना और ये सब है वो पहुंचना चाहिए। मोदी सरकार ने काफी कुछ ऐसा किया है, पर पूरा तरीके से मतलब उनको इस चीज का क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। एक बात आती है राहुल गांधी की और फिर मोदी जी को लोग तुलना करते हैं दोनों की, तो आपको क्या लगता है कौन इसमें ज्यादा उन पर भारी पड़ेगा? मोदी जी का लगता है, क्योंकि कई चीज़ें उनकी लगती हैं कि हाँ जो जो उन्होंने बोला वो चीज़ किया है, पर कुछ बातें वो बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं है। बोलते हैं कि सब मतलब अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं, ना गरीबी से लेके शिक्षा से लेके किसी में नहीं आते। फिर भी आपकी नज़र में कौन आगे है? मुझे मोदी जी लगते हैं। आपको क्या लगता है? मोदी जी आगे हैं वैसे तो, मतलब कंपैरेटिवली मोदी जी आगे हैं, बट जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो वो उनने पूरे अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए जो लोगों को देखना चाहिए, और इसके हिसाब से लोगों को वोटिंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? और अगर तुलना करें राहुल गांधी और फिर मोदी जी में तो कौन आगे है? सर ऑफ कोर्स मोदी जी आगे हैं, क्योंकि जो 5 सालों में उन्होंने किया है वो एज कम्पेयर टू राजीव गांधी वो बहुत कुछ ज़्यादा किया है इन 5 सालों में। तो राहुल गांधी आप शायद बोलना चाह रही थी, मैंने सुधार दिया। आप की अगर बात करें, आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? सर उनके 5 साल के जो काम थे उनको देख के वोट देना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतने एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं है, बट और वैसे एक हद से देखा जाए तो उन्होंने गुजरात में जो वुमेंस को मतलब फ्रीडम नहीं मिल पाती थी उतनी, तो उनके कामों के कारण उनको वुमेन्स को थोड़ा वो एम्पावरमेंट मिला। जो राजनीति का स्तर आज चल रहा है उसके बेसिस पे तो वोट देने कदापि नहीं जाऊंगा। जो एक शिकायत मोदी जी से मैं करना चाहूंगा वो यही है कि उनके आने के बाद जो उनके इलेक्शन कैंपेन में जो वादे उन्होंने किए थे, भले ही उन्होंने 50% वादे कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो राजनीति का स्तर है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की अगर तुलना में देखें तो आज का स्तर इतना गिर चुका है कि अगर मैं युवा होकर वोट देने जाऊंगा तो मैं कदापि परिवारवाद या इन सब मामलों में वोट देने नहीं जाऊंगा। मैं सवाल करूंगा कि अगर आप 5.5 से 6.7 तक हमारे बेरोजगारी रेशो को ले जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? मैं युवा हूं, मुझे परिवारवाद से मतलब नहीं है, मुझे बेरोजगारी से मतलब है, और मैं यही देख के वोट देने जाऊंगा कि अगर 2 साल बाद मुझे नौकरी चाहिए तो मैं किस देश में जाऊं। क्यों हमारे देश का 90% वाला युवा यूएसए जाता है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, और इन मौकों की तलाश में मैं वोट दूंगा। यूथ जो है पूरी तरह से जागरूक है और उसे परिवारवाद नहीं चाहिए, उसे रोजगार चाहिए और तमाम जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका निराकरण चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताएं, अगर 2019 के चुनाव में आप वोट देने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? सबसे पहले तो गरीबी और एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, और अभी देखा जाए तो हमारा ग्लोबल लेवल पे हमारी देश की काफ़ी अच्छी छवि भी बन चुकी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बहुत मतलब काफ़ी ख़राब स्थिति है, तो मतलब ये चीज़ों को ध्यान में रख के वोट दूंगा। एक बात और आती है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर भी राजनीति गर्माती है, आप लोग लगातार देख रहे होंगे, क्या इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? जी मिल सकता है। अब वही बात होती है कि हिंदू और मुस्लिम के दंगों के बीच में है, और बीजेपी एक तरह से देखे तो हिंदू से ही बिलोंग करती है, अब उनका फ़ायदा उनको हो सकता है।
अच्छा, एक और सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीति इस पर होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद या दूसरे और भी जो मुद्दे होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं होना चाहिए। पहले आप भूखे का पेट भरो, फिर बाद में उसके बाद मंदिर मस्जिद की सोचो। बच्चे को शिक्षा प्रदान करो, एक गरीब को घर दो, छत दो, फिर उसके बाद वो मंदिर मस्जिद के बारे में सोचेगा। पहले वो अपने पेट के बारे में सोचेगा। तो आपको क्या लगता है कि किसे फायदा मिलेगा इस बार जो चुनाव होंगे, इसमें मोदी जी भारी होंगे कि या फिर कांग्रेस या राहुल गांधी है? इसमें मोदी जी को फायदा मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे वो पता है कि हमारे देश की जनता बहुत इमोशनल है, तो इस बेस पे मोदी जी को वोट दे सकती है। और तो क्या जनता इस आधार पर वोट करेगी? हाँ, कर भी देगी, क्योंकि ऐसा लेकिन करना नहीं चाहिए। जो मोदी जी ने 5 साल में काम किए हैं, तो उस बेस पे हमें वोट देना चाहिए उसको। शहादत पर सियासत होती है और कई लोगों को आपत्ति भी होती है, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा 4 पंक्तियों के माध्यम से कि अभी सेना के कुछ जवान मरे हैं तो हमारे देश में बात होती है, लेकिन देश में अगर एक पुलिस वाला भी मरता है और वो भीड़ की हत्या में मरता है तो वो भी शहादत है। आज हम देखते हैं पिछले 4 सालों में जो भीड़ के द्वारा हत्याएं हैं, गाय के नाम पे, मजहब के नाम पे या फिर इलेक्शन के टाइम पे जो हत्याएं हो रही हैं बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आज तो बात हो रही है, लेकिन मेरे देश में सेना पे मरते सैनिक की कोई बात नहीं होती और उनके परिवारों की सुख में कोई रात नहीं होती। अक्सर मर जाते हैं कई लोग सरहद पे, अक्सर मर जाते हैं कई लोग सरहद पे, लेकिन जालिम भीड़ की अपनी कोई जात नहीं होती, जालिम भीड़ की अपनी कोई जात नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर का युवा जागरूक है और उनकी बातों से भी समझ में आता है। बात करें और भी लोगों की, तो हमारे साथ कुछ और भी जो स्टूडेंट है वो मौजूद हैं। हम फिर आपसे पूछेंगे एक सवाल कि अगर महिला सुरक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, तो सरकार, केंद्र सरकार जो अब चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपकी कसौटी पर खरी उतरी है? बिल्कुल नहीं उतरी है। सबसे पहले तो 2 ही टॉपिक बार बार आ रहे हैं, एक वो राम मंदिर का और वो राफेल डील का जो अपोजिशन है वो ला रही है। तो अगर हम देखे जाए तो ना कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी अच्छी है, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है तो किसी ना किसी को चुनना पड़ता है। जो नोटा का ऑप्शन आया था उसमें भी एक अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि अगर दोनों सरकार को वोट नहीं मिला और नोटा को ज्यादा मिला है तो फिर से इलेक्शन होना चाहिए और वो पार्टी जो दोनों है उनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने जो सही कहा कि कई चीजें ऐसी होती हैं। नोटा का जो भी है वो भी प्रतिशत उसका बढ़ता जा रहा है अपने आप में, ये भी एक बड़ी बात है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी को, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब राहुल गांधी जी को नहीं चूज कर सकते। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये जो जबलपुर का यूथ है उसके स्पष्ट कहना है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन है नहीं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी सरकार में मुझे 25,000 रुपए मिले हैं। तो मैंने ऐसी योजना मतलब देखी है लेकिन मिला नहीं, मुझे 25,000 मिले थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। आप बताएं। नरेंद्र मोदी को। और आप? नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो अपनी अपनी जो राय है, यहाँ के जो छात्र हैं उनकी राय है, लेकिन कुछ अभी और मुद्दे हैं। आप ये बताएं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, और उसको लेकर जो एक पूरे देश में माहौल बनता है और राजनीतिक दल है चूंकि, तो वो उसका फायदा उठाएंगे, तो आपको फायदा लगता है कि बीजेपी को मिलेगा? जी, मिल भी सकता है, क्योंकि मोस्टली उसको वोट बैंक अपने स्पीच में यूज करके वोट ले सकती है। जो मोदी जी के जो आपने जो भाषण सुने होंगे, आपको लगता है कि उसका पूरा फायदा जो है उस भाषणों से उनके साथ पब्लिक जुड़ रही है? उनके भाषण देख के लगता है कि पब्लिक इमोशनली थोड़ा होती है उनके क्या बोलते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं वोट में कन्वर्ट होंगी? हाँ, हो सकती है। और आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है उनको फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके कामों के हिसाब से उनको वोट देना चाहिए। कामों के आधार पर वोट देना चाहिए, लोगों की ये राय है। और कई मामलों में मोदी जी को ये बेहतर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उनको खामियां भी नजर आती हैं, और वो जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जुड़ी हैं। आप बताएं, और आपको क्या अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से? सर, अपेक्षाएं तो मतलब पिछले इसके पहले जो सरकार थी उनसे तो इस बार जो पंचवर्षीय मतलब इस बार जो सरकार थी वो मतलब पहले से बेहतर काम करी है। और मतलब जो भी योजनाएं उन्होंने डेवलप की वो पूरा ग्राउंड लेवल तक उन्होंने विकसित नहीं हुई। मतलब वो कुछ ही ऊपर मतलब धांधली टाइप हुई। बेहतर काम हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की गुंजाइश है। आप बताएं। मोदी सरकार अच्छे काम करी, जैसे बेरोजगारी का काम और गरीबी का काम। जैसे राफेल का मुद्दा है, मनमोहन सरकार में राफेल सस्ते थे और अब महंगे हो गए हैं। अब बोलते हैं कि मतलब राफेल की फाइल चोरी हो गई है,
जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तो बोलते ईवीएम हैक हो गई है। तो ये सब सिस्टम की अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित नेहरू उद्यान में। ये जो उद्यान है जबलपुर शहर के मध्य में स्थित है और हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप की ये मूर्ति हर किसी को आकर्षित करती है। और हम बात करने जा रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि जबलपुर की जनता और जबलपुर के प्रबुद्ध लोग क्या उनकी शिकायतें हैं। सबसे पहले कुछ हमारे साथ जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि लोकसभा चुनाव अब 2019 आने वाला है, आप भी उसके लिए तैयार होंगे मानसिक रूप से। क्या आप मानते हैं कि इस केंद्र सरकार को लेकर कितनी सही है ये? शिक्षा के क्षेत्र में उतना बेहतर काम नहीं हो पाया, ये हम लोग भी मानते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे विश्व में कोई भी मुद्दा होता है तो हमारे भारत से सलाह जरूर ली जाती है। और कई जैसे योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री के कहने पे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। मतलब विश्व में भारत की छवि सुधरी आपके अगर बात माने तो। और आप बताएं कि किसानों की स्थिति को लेकर कितना काम हुआ किसानों के लिए? किसान बड़ी आस लगा के बैठा था कि केंद्र में मोदी सरकार आएगी तो हमारे सिंचाई का अच्छा साधन बनेगा। बहुत से क्षेत्र जो है किसानी से बहुत पिछड़े हैं, पानी के बिना वो व्यवस्था नहीं हो पाई। युवाओं को भी जो बहुत ज़्यादा इससे ग्रामीणों को ये था कि हमको रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार के कोई साधन नहीं, बल्कि 20,000 कंपनी बंद होने से लाखों युवा जो है बेरोजगार हुए। इससे सरकार का जो काम, वो जो इच्छाएं थी लोगों में, बड़ी हुम्मत से बड़े लगन से लोगों ने मोदी को चुना था, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। क्या आप मानते हैं कि मतलब जो चुनाव अब जो होने वाले हैं उसमें मोदी सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में देश में जो काम हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भारत की शक्ति के मामले में आज भारत विश्व में 4थे नंबर की शक्ति बना मोदी जी के नेतृत्व में। अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं देश के अंदर। आज 50 लाख मकान बने गरीबों के लिए, करोड़ों शौचालय बने, जो कि हमारी मूल आवश्यकता थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना हमको पहले मिले थे और ना आगे मिलेंगे। आप क्या मानते हैं? युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है और जबलपुर को जिस तरीके से पिछड़ा किया गया है, आज जबलपुर की गिनतियां महानगर में है, मगर आप जानते हैं जबलपुर की सड़कों की हालत क्या है और जबलपुर में स्कूलों की हालत क्या है, कॉलेजों की हालत क्या है। शिक्षा, आप खुद युवा है और रोजगार के मामले में कुछ काम हुआ है बेहतर आपको लगता है? देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार ने काम किए हैं। आप भले ही उसे अपने विदेश कूटनीति से देख लीजिए, अदर शिक्षा से, लेकिन अगर अपनी कंट्री की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आज भी मेन मुद्दे जो हैं वो बेरोजगारी ही है। व्यक्तिगत अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका जादू चलेगा? लोकसभा चुनाव में उनका जादू चलेगा, निश्चित चलेगा। अभी सबसे बड़ी बात जो आपने अभी चर्चा की आप लोगों ने, उसमें एक प्रमुख बात यह है कि जो युवा लोग हैं इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, रोजगार के स्तर का हम उनको काम नहीं दे पा रहे, जिसके लिए सरकार ने अभी ये महाकौशल योजनाएं वगैरह ऐसी लागू करी हैं जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि वास्तविक में देखा जाए तो इनका शिक्षा का स्तर नहीं उठ पाया, उसका कारण अपनी शिक्षा प्रणाली है। और लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, ना कि अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। और इसके लिए केंद्र सरकारों ने जो भी सब जगह पर कौशल विकास योजना वगैरह चलाई हुई है जिसमें आम जनता को फायदा हो रहा है, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। एक्चुअली कि ये सब्स्टिट्यूट है। अगर व्यक्ति अपनी पढ़ाई खुद अच्छे से पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसके पास सबसे बड़ी जो कमी है वो है आय की है। तो सरकार ने उसके लिए इनको दीगर जगहों पर जैसे मान लीजिए कम सस्ती दरों पे अनाज दिलाना है, उनको गैस वगैरह है, गैस कनेक्शन वगैरह है। अभी की बात है, अभी वर्तमान में आपसे अगला सवाल लेंगे, लेकिन बात करें अगर वाकई में जो लोग परेशान है क्या रोजगार को लेकर, और लगता है उसका असर दिखाई देगा लोकसभा चुनाव में? परेशानी तो है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे लोग प्रभावित हैं। और मोदी जी के टक्कर में कोई भी दल नहीं है जो देश के लिए ज्यादा सोचता हो, इसलिए मोदी जी को ही लोग चुनेंगे। एक बहुत बड़ी बात आती है, बार बार उठती है कि भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है इस केंद्र सरकार में आने के बाद? नहीं, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में टॉप 10 में देश का नाम आ रहा है। धीरे धीरे उसकी जो प्रतिशत है वो गिरावट आती जा रही है, स्थान उसका नीचे नीचे सरकता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार में बहुत कंट्रोल नहीं लगा पाया। मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, 250 IAS, IFS और IPS की भ्रष्टाचार की जांच केंद्र सरकार में पेंडिंग पड़ी है। उनसे कहा जा रहा है कि आप हमको अनुमति दे दीजिए, हम मामले न्यायालय में ले जाएंगे, लेकिन नहीं देना। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। और आप क्या बड़ी बात मानते हैं, अगर बीजेपी की अगर बात करें या केंद्र सरकार की या कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में, कौन सी बड़ी बात समझ में आती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं। 3 राज्यों के चुनाव जो हुए वो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीटें हालांकि कम हुई हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लड़े जाते हैं। विधानसभा का चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दे भी उसमें हावी होते हैं। लोकल मुद्दों में कुछ यहाँ के प्रत्याशियों में कमी रही होगी या यहाँ पे कुछ और भी जो समस्याएं हैं उन पे जनता का ध्यान गया होगा, ऐसा। पर मेरे को लगता है कि आज देश में यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो है आतंकवाद। आतंकवाद से निपटने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार में पिछले दिनों प्रयास हुए, जो अलगाववादी नेताओं की जो हमने सुरक्षा हटाई और देश में जिस तरह से इसके पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, निश्चित तौर पे इन 2 विषयों को लेकर देश की जनता फिर से पुनः मोदी जी को चुनेगी। आप छात्र भी हैं, क्या लगता है कि बेहतर व्यवस्था हुई है, शिक्षा की स्थिति सुधरी है? देखिए, अगर शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति युवाओं से ली जाए तो आज भी युवा उतने ही जागरूक हैं जितने पहले थे, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप राज्य सरकारों को देख लीजिए या केंद्र सरकार को देख लीजिए, उन्हें शिक्षा प्रणाली के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट से युवाओं के लिए निकालनी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आज ज़्यादातर युवा है वो ग्रेजुएट युवा वेट कर रहा है चीज़ों का। आपको क्या लगता है चुनाव में मोदी सरकार रिपीट होगी? देखिए, अगर मैं लीडरशिप क्वालिटी की बात करूं तो हाँ, एक बार मोदी सरकार को और मौका मिलना चाहिए बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त करना पड़े दूसरे दलों का। मतलब आप भी मानते हैं कि मतलब जो बहुमत आया था पिछली बार चुनाव में, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जादू? नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं दिखेगा, क्योंकि 18 साल से 25 साल का जो युवा है उसने और किसान ने मिलकर के मध्य प्रदेश सरकार और 3 ही राज्यों में सरकार बदली है। आप भी क्या यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी कुछ इसी तरह का असर होगा जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं, या प्रभावित होगा? जो केंद्र की सरकार पुनः बनेगी, पिछली केंद्रीय सरकार की नीयत अच्छी थी, सोच अच्छी थी, उनने काम किया है, थोड़े से कुछ काम पूरे नहीं हो पाए जो अगली पंचवर्षीय में उनको मौका मिलेगा तो पूरा कर देंगे और फिर जनता पे विश्वास जगेगा। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार लगभग आगे 15 साल और रहेगी। आप भी यही सहमत हैं क्या? नहीं, SC/ST एक्ट के कारण जो है सरकार के उस नियम के केंद्रीय कानून के तहत जो है सवर्ण नाराज हुआ था, इसलिए सरकार बदली। इसलिए नहीं बदली कि सरकार से लोग नाराज थे, अभी वर्तमान में वो सवर्ण वापस आ गए हैं बीजेपी की तरफ ही, और सरकार मोदी की बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, क्योंकि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता, ना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो सवर्ण समाज जो नाराज हो गया था भारतीय जनता पार्टी से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, अब वो उसका झुकाव है बीजेपी की तरफ? नहीं, जहाँ तक सपाक्स की बात किया है, सपाक्स खड़ा हुआ था उसके विरोध में एट्रोसिटी एक्ट के, तो वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। वो बार बार कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है, ये भी ST/ST एक्ट जो लागू किया गया था उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात और जानना चाहेंगे कि किसानों की जो बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और किसानों का भी कर्ज माफी का भी काम चल रहा है, और केंद्र सरकार की बात करें तो प्रदेश के किसान क्या वाकई में बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? मैं अपनी बात यहाँ से चालू करना चाहूँगा कि 2 साल हो गए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे, आप खुद समझ सकते हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में किसानी उनकी नीति, और मुझे नहीं लगता कि किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट है अभी, तो इसका प्रभाव तो डेफिनेटली स्टेट के उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मानते हैं कि किसानों की नाराजगी दूर हुई है बीजेपी से, या अभी भी नाराज है? केंद्र में बजट में जो पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना, जो 5 एकड़ से कम भूमि ही हमारे किसान होते हैं उनके लिए कहेगी। मैंने इतने वर्षों के इतिहास में पहली बार देखा है कि सीधे किसानों के खाते में आज तक किसी भी सरकार ने पैसा नहीं दिया। और जो किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों से जो योजनाएं चला रहे हैं उससे निश्चित तौर पर सभी प्रदेशों के किसानों का जीवन खुशहाल हुआ है। हम आज देखें कि मध्य प्रदेश में 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफी की बात करने वाले कमलनाथ जी आज 2 माह से ऊपर हो गया है। आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा, वित्त मंत्री तरुण भानोट जी ने बोला कि हमने जो राशि रखी हुई है वो बहुत कम है, उसको और भी उनको बढ़ाना है। अब लगातार उनके प्रयास जारी हैं, परंतु हमको ऐसा लगता है कि किसानों के हित में जितना काम केंद्र सरकार ने किया है उतना किसी भी सरकारों ने नहीं किया। आपको क्या लगता है युवा वर्ग और सवर्ण समाज और किसान
भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? क्या वोट करेंगे उनके पक्ष में? देखिए, आप किसान और श्रवण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब हम सिर्फ आरक्षण और इन सब चीज़ों से जज नहीं कर सकते हैं। आप श्रवण समाज को ले लीजिए या किसी भी समाज को ले लीजिए, वो आरक्षण के मुद्दे से किसी भी सरकार को वोट बैंक नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे इन चीज़ों को रख के वोट बैंक करना भी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि युवाओं में आप देखिए श्रवण का आया ना, तो श्रवण का मुद्दा क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा था। आप भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, वो किस वजह से आता है? कहीं ना कहीं जिस वर्ग पे जिस युवा को पहुंचना चाहिए आज वो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से। तो इन मुद्दों को हम सबको एक आवाज उठाना चाहिए कि हम सबको एक ही वर्ग को लाना चाहिए और जो डिजर्व करते हैं चीज़ों को उन्हें आगे लाना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, हर एक चीज़ समाप्त हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि बात करें महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर जो मामले आते हैं सामने, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? क्योंकि बहुत सारी बातें उससे भी जुड़ी होती हैं। देखिए, महिलाओं के जो अपराध होते हैं उसके संबंध में जो आंकड़े आते हैं उसको एनसीआरबी की रिपोर्ट कहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2 साल से केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है। इसका मतलब उस आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा आई है। आज भी महिला असुरक्षित है। हमारे पास स्टेट की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है स्टेट वाली, उसमें तो यही सामने आ रहा है कि पुनः पिछले बार से ज़्यादा इस बार अपराध बढ़ गए महिलाओं के। वो बहुत जल्दी मैं जनता के सामने रखने वाला हूँ। तो ये थे विचार जबलपुर के प्रबुद्ध जनों के। कई मामलों में उनको शिकायत भी है, और अगर बात करें भ्रष्टाचार की, शिक्षा की और रोजगार को लेकर कहीं शिकायत है, तो कुछ मामलों में लोगों की केंद्र सरकार से सहमति भी है। लेकिन बात है अगर चुनाव की, तो ये उनका अपना अधिकार है, और जब मतदान करेंगे तो तमाम इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के प्रदर्शन का आकलन करते हुए मतदान करेंगे। और फिलहाल जबलपुर के लोग अभी अपनी राय को खुलकर नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन गिले शिकवे जरूर सामने आ रहे हैं। समय के लिए जबलपुर से कैमरामैन राजू नामदेव के साथ सुमन पुरोहित।